नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ यहाँ पर धनंजय की आज सर्जरी करने की पूरी ही तैयारियां कर दी गई थी। इधर रोहित और अनिका, स्वाति ये सब अपने चौपर से चले गए थे, लेकिन तभी उन लोगों को लगा था कि शायद उन्हें किसी ने नहीं देखा और वो टेरेस से सीधे ही चौपर में बैठकर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक शख्स ऐसा था जिसने वहाँ पर उन्हें जाते हुए देख लिया था, क्योंकि वहाँ पर स्टेयर्स में रिया थी। रिया ने वहाँ पर अपनी मम्मा, अपने डैड और साथ के साथ उन्होंने वहाँ पर अपनी मम्मा के जैसे दिखने वाली एक और औरत, यानी कि उन्होंने अपनी वहां पर नानी को देख लिया था। इसलिए अब रिया सोचने लग जाती है कि जब वो एक बार मनाली में भी थी, जब वो मनाली से ऐसे ही चौपर से पूरा ही मनाली का नजारा देख रही थी, तब भी उसे ऐसा ही एक वहम हुआ था, क्योंकि अनिका उनके साथ थी और उसे एक अनिका जैसी दिखने वाली एक औरत उसे पुराने गुलेरिया हाउस में दिखाई दी थी। लेकिन अब रिया सोचती है कि लेकिन ये तो मम्मा के साथ ही गई है, ये उसकी नानी तो नहीं है। इसलिए वो कहती है क्या अब नानी जिंदा है? अब मुझे ये बात नानू को बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को इसके बाद साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही रिया अब अपने रूम के पास जाती है तो वो अब अपने रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है, क्योंकि उसे बस जल्द से जल्द इस बात को अपने भाइयों के साथ शेयर करना था, क्योंकि अब वो इस बात को और ज्यादा अपने तक नहीं रख सकती थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो ये दरवाजा आर्यन ने खोला था, तो सामने आर्यन को देखकर अब रिया कहती है, आर्यन बस जल्दी से अंदर चलो, मुझे तुम दोनों को कुछ बहुत ही जरूरी बताना है। और ये अब यहाँ पर रिया की बात सुनकर अब आर्यन कहता है, क्या हुआ है रिया, क्या बताना है तुम्हें? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम गई थी, आखिर इतनी ही देर में तुम ऐसी क्या खबर लेकर आई हो? अब आर्यन की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, तुम एक बार इधर आओ तो सही, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो बताऊंगी उसे सुन के तो तुम्हारे भी होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने वो सब देखा तो मैं तो वहां पर बिल्कुल एक स्टैचू बन गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने जानबूझकर खेल खेल में फ्रीज कर दिया हो। इसलिए पहले तुम अंदर आओ। रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन भी अंदर आ गया था। अंदर आने के बाद अब रिया अपने रूम के दरवाजे को बड़ी ही सावधानी से अब बंद कर देती है और अब वो अपने भाइयों से कहती है, एक गुड न्यूज़ है, क्या तुम रेडी हो वो गुड न्यूज़ सुनने के लिए? रिया की ये बात सुनते ही अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों पहले तो अब एक दूसरे को देखते हैं हैरानी से कि आखिर रिया के पास ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो वो उनके साथ शेयर करना चाहती है। आखिर क्या हुआ होगा? इसलिए वो दोनों से आंखों ही आंखों में इशारा करता है, क्योंकि मोस्टली आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बातें समझ जाया करते थे। इसलिए पहले वो एक दूसरे से आंखों के इशारे से पूछते हैं, लेकिन दोनों को ही उसके बारे में नहीं पता था। और फिर अब वो दोनों एक साथ सवालिया नजरों से अब रिया की तरफ देखने लगते हैं। अपने भाइयों की आंखों को अपनी तरफ इस तरह से हैरानी से देखता हुआ देखकर अब रिया कहती है कि तुम लोग हैरान क्यों हो रही हो? बता रही हूँ ना मैं कि बात क्या है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर तय है कि जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तो तुम लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे, तुम लोग भी इतने ही खुश होगे जितनी कि मैं आज हूँ। तुम दोनों को पता भी नहीं होगा ना कि नानी माँ जिंदा है। मैंने अभी नानी को देखा है। रिया के मुंह से जैसे ही उन लोगों ने ये सुना कि उनकी नानी माँ जिंदा है तो दोनों सच में एकदम हैरान हो गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गई थी और उनकी आंखें फटी की फटी, क्योंकि रिया की इस बात पर तो अब उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रिया सुबह सुबह ये क्या कह रही है। अब वो यही सोचते हैं कि जैसे एक बार रिया को वहम हुआ था, कहीं फिर से उसे ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा ना, क्योंकि तब भी ऐसा कुछ भी नहीं था जब रिया कह रही थी। इसलिए अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब रिया के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, रिया क्या तुम ठीक हो? क्योंकि हमें लग रहा है शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अपने भाइयों को इस तरह करता हुआ देखकर अब रिया कहती है,
ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी नानी को देखा है, हमारी नानी जिंदा है। रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, लेकिन रिया ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर नानी माँ जिंदा होती तो वो अब तक तुम्हारे से पहले इतने सालों से किसी को तो दिखी होती। लेकिन देखो, हमने तो आज तक किसी के भी मुंह से नहीं सुना है कि हमारी नानी माँ जिंदा है, तो फिर आज वो कैसे तुम्हारे सामने प्रकट हो गई? जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा रिया, जैसे तुम्हें एक बार मनाली के लिए भी हुआ था। अपने भाई की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, तुम दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैंने जो देखा मैं तुम्हें वो कह रही हूँ, लेकिन तुम पहले मेरी बात आगे सुनो, उसके बाद ही तुम कुछ डिसाइड करना। इतना कहने के बाद अब रिया आगे कहती है कि मैं वहाँ स्टेयर में थी, मैंने अभी उन्हें मोम और डैड के साथ देखा है, क्योंकि मैंने नानी को वहाँ पर अकेले नहीं बल्कि उन्हें मोम और डैड के साथ उन्हें चौपर से जाते हुए देखा है, और वो भी अपनी खुली आंखों से, क्योंकि मैं कोई सपना वपना भी नहीं देख रही थी। अब रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों पहले तो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि रिया को सच में कोई वहम ही हुआ होगा, या उसने कोई ऐसा सपना देख लिया होगा जिसे वो असलियत समझ रही होगी। लेकिन अब जब उन्होंने बार बार रिया को समझाने के बाद भी अभी रिया कुछ भी सुन नहीं रही थी, तो उसके बाद अब वो रिया से कहते हैं, क्या तुम्हें सुबह से बेवकूफ बनाने के लिए सच में रिया कोई और नहीं मिला क्या? अब आर्यन अब रिया से सीधे ही कहता है, रिया देखो, मुझे लगता है कि हमें नानू को कहना होगा कि वो अब तुम्हें कोई स्टोरी ना सुनाए, क्योंकि जिस तरह से नानू तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम अब उन स्टोरी को एज इमेजिनेशन देखने लगी हो। अब आर्यन की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी कहता है, हाँ रिया, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से तुम नानू की स्टोरियों में इंटरेस्ट ले रही हो, वो तुम्हें जो भी नानी से रिलेटेड स्टोरी सुनाते हैं, तुम उन्हें ही अपनी हकीकत में देख रही हो, इसलिए ही तुम्हें शायद ऐसा लगा होगा। हाँ, मैंने साइंस में भी पढ़ा है कि ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सुनते हैं तो हम धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने लगते हैं, और उसे सुन कर हमें सच में उसकी एक ऐसी इमेजिनेशन बना देते हैं जिससे हमें लगता है कि सच में वो हमारी रियल लाइफ में ही हो रहा है। अब ये बात सुनते ही अब रिया गुस्सा हो जाती हो, अब रिया कहती है, अरे नहीं, तुम दोनों मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में नानी माँ को देखा है। अब तो पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो मनाली में गुलेरिया हाउस के छत पर मम्मा जैसी लेडी को किसी को देखा था ना, तो वो जरूर नानी माँ ही होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आज नानी को देखा, तो अब तो मैं 100% कह सकती हूँ कि उस समय वहाँ पर छत पर नानी ही थी। ना मेरा कोई वहम था, ना ही और कुछ। अब अपनी बहन की बातें सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिया अभी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रिया भी अपनी एक ही बात पर ऐसे ही जिद पर अड़ी हुई थी कि उसने उसकी नानी माँ को देखा है तो देखा है। इसलिए अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि रिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, प्लीज दोबारा से वैसी जिद मत करना, क्योंकि पीछे भी जब तुमने ये जिद की थी तो तुम्हारे उस बहम को निकालने में बहुत ही टाइम लग गया था। तुम्हें याद है ना कि उसके बाद डैड ने हम दोनों को कितना ही डांटा था। अरे डैड ने हमारे ऊपर गुस्सा भी किया था, इसलिए प्लीज ऐसा अब कुछ मत करो कि जिससे तुम तो बच जाती हो, लेकिन हमें डांट सुननी पड़ेगी। अपने भाइयों की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो ना तुम दोनों, और तुम दोनों तो मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें तो मेरी बात पर वैसे भी ट्रस्ट करना चाहिए। मेरी बात पर यकीन करो, मुझे लगता है ना कि मुझे यही लग रहा है कि अब हमें ही नानी माँ और नानू को मिलाना होगा, क्योंकि अगर नानी माँ जिंदा है तो उसके बारे में हमें अब सबसे पहले नानू को बताना होगा, ताकि नानू को भी पता चले कि हमारी नानी माँ जिंदा है, और फिर ये दोनों मिल जाएं। जैसे हमने मोम और डैड को मिलाया था, इसलिए हमें वैसे ही अब नानू और नानी को मिलाने के लिए भी एक प्लान बनाना होगा।
और ये सब कहते हुए अब रिया आर्यन की तरफ देखती है कि शायद आर्यन उसकी बात को समझेगा। और अब वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, हम नानू और नानी माँ को कैसे मिला पाएंगे। क्या तुम दोनों के पास इसका कोई आइडिया है प्लीज़? अभी क्योंकि जब से मैंने नानी माँ को देखा है तब से मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? प्लीज़ अपना दिमाग लगाओ और मुझे कोई आइडिया दो जिससे हम तीनों नानी माँ से मिल सकें और फिर हम उन्हें मनाकर हम नानू की लाइफ में फिर से वापस ले आएं। यहाँ पर अपनी बात पर काफी जोर देकर यहाँ आगे की प्लानिंग के बारे में भी सोचने लगी थी। वहीं अभी रिया को ऐसे देखकर अब दोनों ही भाइयों की चिंता और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि अगर अब वो रिया की बात पर विश्वास नहीं करेंगे और अगर वो रिया को कुछ भी कहेंगे तो शायद रिया अब उसका बुरा मान सकती है। और फिर अगर उसने उनके डैड को कुछ भी बता दिया तो डैड रिया को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें फिर से उन दोनों भाइयों को ही अपने डैड से डांट खाने को मिलेगी। इसलिए वो अब रिया को कुछ ज्यादा भी नहीं कह पा रहे थे। अब अपनी बहन की ऐसी जिद को देखकर तो अब दोनों ही भाइयों ने अब अपने हाथ को अपने सिर पर दे मारा, क्योंकि वो कितनी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो हर एक कोशिश कर चुके थे उसे समझाने की, लेकिन रिया थी कि उनकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अभी भी अपनी उसी बात पर थी कि उसने अपनी नानी माँ को देखा है तो उसने नानी माँ को देखा है, और अगर उसने नानी माँ को देखा है तो अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके नानू का और उसकी नानी माँ का दोनों का मिलन हो। अब ये सब सुनते ही अब अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही अब पक चुके थे। इसलिए अब अलेक्जेंडर कहता है ठीक है निका, ठीक है रिया, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है। और वैसे भी अगर नानी माँ जिंदा होती तो तुम खुद ही सोचो ना, तो वो नानू से दूर क्यों रहती? क्योंकि जिस तरह से नानू ने अपनी स्टोरियों में सुनाया है कि नानी और नाना दोनों एक दूसरे से कितना ही प्यार करते थे, इसलिए अगर जब वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो फिर नानू से वो दूर क्यों रहती है इतने सालों से? क्योंकि उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, हम तो बच्चे हैं, इवन मोम ने भी उन्हें नहीं देखा है। तो इतने साल जब उन्हें हो चुके हैं तो वो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। तुम इस लॉजिक को क्यों नहीं समझती हो? अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया इतनी परेशान हो चुकी थी अपनी बात को प्रूव करते करते कि अब वो अपने दोनों ही हाथों को अब अपनी कमर पर रखते हुए कहती है कि हमारे मोम और डैड जिंदा थे ना, लेकिन उनके बाद भी वो एक दूसरे से दूर थे। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मुझे भी यही लगता है कि नानी माँ नानू से नाराज होगी, इसलिए ही शायद वो इतने सालों से उनसे दूर रह रही होगी। अगर नानी नानू से नाराज है तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, हमें उन्हें मना कर यहाँ लाना होगा। और हाँ, हमें नानू को भी मनाना चाहिए कि वो नानी माँ से सॉरी बोल दे, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में कोई नाराजगी चल भी रही है और अगर नानू उन्हें सॉरी बोल देंगे तो नानी फिर मान जाएगी और वो यहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगी। और ये सुनते ही अब आर्यन कहता है इससे पहले कि हमें नानी माँ तक पहुँचना होगा ना, तो अब तुम ही बताओ कि अगर तुम अपनी बात पर ऐसे ही अड़ी रही हो तो फिर तुम ये बताओ कि अगर हम मान भी लें कि नानी माँ जिंदा है तो तुम उन तक कैसे पहुँचोगी? और हमें तो अभी भी ये भी नहीं पता कि तुमने जिन्हें देखा है वो सच में नानी माँ है भी या नहीं, क्योंकि अब तक आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अपनी भरपूर कोशिश कर चुके थे, लेकिन रिया उनकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अब जब आर्यन और अलेक्जेंडर के पास कोई भी रास्ता नहीं था तब वो कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम यही प्रूव करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन फिर अब ये तो बताओ कि तुम उस तक पहुंचोगी कैसे? क्योंकि हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि तुमने जिन्हें देखा है वो सच में वही थी या कोई और ही थी उनके भेष में। क्योंकि रिया, ये तो तुम भी जानती हो कि जिस तरह से मोम और डैड ने हमें कितने ही बार आगाह किया है कि हमारे दुश्मनों की हमेशा हम पर नज़र है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी दुश्मन ने ही हमारी नानी माँ का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आई हो ताकि वो फिर से मोम और डैड को किसी भी तरह से मजबूर कर सकें। अब आर्यन की अब यहाँ पर ये सुनते ही अब रिया भी सोचने पर मजबूर हो जाती और अब आर्यन फिर से आगे कहता है कि फिर तो बस एक ही रास्ता है ना कि हमें मोम और डैड की नज़र में नानू की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तबीयत खराब करानी होगी, क्योंकि हमें उन्हें बताना होगा कि सच में नानू की तबीयत बहुत ही खराब है। और जैसा कि रिया ने कहा है कि उसने मोम और डैड को नानी के साथ देखा है, तो आई एम श्योर कि वो दोनों नानी माँ को इसके बारे में बता देंगे और वो हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि अगर सच में तुम्हें इतना ही विश्वास है तो फिर मेरे पास एक यही आइडिया है कि हमें उन्हें झूठ मूठ में बताना होगा कि नानू की तबीयत खराब नहीं है। और फिर नानी तक जब ये बात जाएगी तो वो खुद दौड़ कर यहाँ पर आएगी। अब बताओ कैसा है ये आइडिया। लेकिन हाँ रिया, मैं अभी भी यही कहूँगा कि शायद तुम्हें जो लग रहा है वो तुम्हारा कोई भ्रम है, तुमने किसी और को देखा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि आज तक हम तीनों ने जो भी काम किए हैं एक दूसरे के साथ किए हैं, हम तीनों ने मिलकर उस काम को किया है, इसलिए इसमें भी हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। अब ये सुनते आर्यन की ये बात सुनते ही अब रिया और अलेक्जेंडर पहले तो अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर अब वो आर्यन से कहते हैं कि एकदम बकवास, कि तुम्हारा ये आइडिया तो एकदम बकवास है। रिया आर्यन से कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि जब हम गुलेरिया हाउस गए थे तो नानू की कंडीशन कितनी ही खराब थी। क्या तुम्हें वो बात याद नहीं है कि मम्मा ने नानू को कितनी ही मुश्किल से बचाया था। इनफैक्ट मुझे तो बाद में ही पता चला था कि मेरे नानू भी हैं। और सोचो नहीं तो ना, जब हमारे नानू इतने बीमार थे कि उनके बारे में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तो नानू खुद भी जीने की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन आर्यन सोचो ना, तब भी नानी माँ उनके सामने नहीं आई, तो अब ये सोचो कि अब एक छोटी सी तबीयत खराब करने से वो उनके सामने कैसे आएगी। इसलिए मेरे ख्याल से हमें कुछ और ही सोचना होगा, क्योंकि तुम्हारा ये प्लान तो जहाँ तक मुझे लगता है ये कामयाब होगा ही नहीं, ये एक फ्लॉप प्लान है। जहाँ एक तरफ रिया अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने नानू और नानी को मिलाने का प्लान बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान अभी स्वाति मल्होत्रा अपने चॉपर को रॉयल हॉस्पिटल के टेरेस पर लैंड करवा देती है, क्योंकि अब तक वो वहां पर पहुंच चुके थे और अभी वो वहां पर उस चॉपर को लैंड करने के बाद अब वो बारी बारी से सभी अब नीचे उतरने लगते हैं। बारी बारी से सबके उतरने के बाद अब वो वहां पर एक टेरेस पर एक साइड खड़े हो जाते हैं। रोहित अब एनी से कहता है कि एनी, तुम वार्ड के बगल में ही खड़ी रहना, और जितना कि मेरा अंदाजा है नीचे मेरे आदमी आ गए होंगे, क्योंकि तुम वार्ड के बाहर खड़ी होगी तो नीचे मेरे आदमी होंगे और उन लोगों ने अपनी पोजीशन भी अच्छी तरह से ले ली होगी, क्योंकि मैंने पहले ही अपने हर एक आदमी की पोजीशन पहले से ही निर्धारित कर दी थी। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है कि अनिका तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ कैमराज को मैं संभाल लूंगी, तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी सर्जरी पर फोकस करना। मुझे बस कैमरे को ये दिखाना है कि ऑपरेशन कभी नालिशा का हो रहा है, ना कि किसी और का। अपनी बात को अब पूरा करने के बाद अब वो सभी अब अपनी अपनी जगह की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही अनिका अब और सर्जरी के लिए जाने लगती है, तभी अब रोहित पीछे से अनिका को आवाज लगाता है और रोहित कहता है, अनिका 1 मिनट रुको। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी वहीं पर अपने कदमों को रोक लेती है और अब अनिका जैसे ही वहां पर रुकती है तब रोहित अनिका की तरफ बढ़ता है और इधर अनिका भी अब जब पीछे मुड़कर देखती है तो अब रोहित अनिका के दोनों ही हाथों को पकड़ता है और अब कहता है, अनिका बेस्ट ऑफ लक, ये बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए भी और पापा के लिए भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सर्जरी में सक्सेस होगी, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अमृता की आज तक कोई भी सर्जरी फेल ही नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारी ये भी जरूर सक्सेस ही होगी। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से तुम्हें और पापा के लिए दोनों को बेस्ट ऑफ लक। तुम जिस भी काम के लिए अभी जा रही हो वो तुम करके ही लौटना। तो वह इतना कहने के बाद अब अनिका भी रोहित की आंखों में देखती है तो उसे वो आंखें अभी नम दिखाई दे रही थी। हालांकि रोहित यहाँ पर अपना काम अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका ऑपरेशन के लिए वहाँ पर सर्जरी के लिए अगर वहाँ पर होगी तो उसे क्या करना है, इसलिए रोहित यहाँ पर अभी सभी के सामने अपने आप को बड़ा ही कठोर और सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनिका रोहित की आंखों को देखकर जान गई थी कि आज रोहित को अंदर ही अंदर कैसा लग रहा था, क्योंकि रोहित की आंखों के अंदर उसे एक हल्का सा डर भी दिखाई दे रहा था।
जिस रोहित मारवा को उसने हमेशा से ही निडर साहसी देखा था, जिस रोहित मारवा में उसने एक बॉस की क्वालिटी हमेशा से ही नजर आती थी, उसे हमेशा से ही किंग की तरह काम करते हुए देखा था, आज उसी की आंखों में उसे उसके पिता के लिए एक हल्का सा डर नजर आ रहा था। लेकिन अब उस डर को अनिका अच्छे से जान जाती है और अब वो रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, डोंट वरी मिस्टर मारवा, सब कुछ ठीक ही होगा। आप मुझ पर ना सही लेकिन आप डॉक्टर अमृता पर तो ये विश्वास करते ही होंगे ना। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित विहाम में अपना सिर हिला देता है और अब रोहित कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर अमृता पर नहीं बल्कि अपनी अनिका पर उससे भी सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये कहते ही अब अनिका भी अब वहाँ से चली जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में महेंद्र काफी ही परेशान लग रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे महेंद्र को 440 वोट का एक झटका लगा हो। महेंद्र को ऐसे इस तरह से परेशान देखकर अब राजीव कहता है, क्या हुआ है महेंद्र तुम्हें, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, क्या कुछ हुआ है क्या। ये सुनते ही अब महेंद्र अपने सेंस में आता है और अब वो राजीव से कहता है कि यार वो यहाँ से जाने के बाद रास्ते में कवि नालिशा का खतरनाक एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर में बहुत ही बुरी चोट आई है, क्योंकि ये मुझे सुनने में आया है कि कवि नालिशा का एक्सीडेंट हुआ है। और इतना ही नहीं, आज तो उसकी एक ब्रेन सर्जरी भी होने वाली है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि अब उसके दिमाग की सर्जरी होगी। और तुम तो अच्छी तरह से ही जानते हो ना कि ब्रेन की सर्जरी कितनी ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ भी कसर रह जाती है तो इंसान अपनी पूरी की पूरी याददाश्त खो चुका होता है। ये और याददाश्त तक तो ठीक है, लेकिन डर तो तब लगता है क्योंकि ये सर्जरी इतनी कामयाब भी नहीं हो पाती और इसमें आदमी के मरने के भी चांसेस रहते हैं। महेंद्र की यह बात सुनते ही अब राजीव महेंद्र के कॉलर को एकदम से ही गुस्से में पकड़ लेता है और अब वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो महेंद्र तुम, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। अरे कल ही तो वो पूरी ठीक थी, क्योंकि कल ही तो वो यहाँ पर आई थी और देखा था ना कि वो कैसे वो सबको हैंडल कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पैलेस की भी कविन ही हो, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं अब इतना कहने के बाद अब यहाँ पर राजीव भी अपना बैलेंस खो देता है, क्योंकि अब राजीव के लिए ये एक सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि जब तक राजीव और महेंद्र को ये पता नहीं चला था कि कवि नालिशा राजीव गुलेरिया की ही बेटी है, तब तक तो वो दोनों भी उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था तो अब तो ये खबर सुनते ही अब वो दोनों को इतनी जोर से झटका लगा था कि वो अब इस बात के बारे में, इसको करना तो दूर, वो अब इसके बारे में सुनकर भी अब उन्हें बहुत ही शौक लगा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया वहीं पर जमीन में ही बैठ जाता है और अब वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शीला और दमयंती ने ही कुछ किया हो, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर उनके पत्ते खोल कर गई है तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि शीला और दमयंती ने ही ये एक्सीडेंट कराया होगा। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं इन दोनों ही औरतों को की जान ले लूँगा, क्योंकि इन्हें अभी तक शायद पता नहीं है कि वो मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी का बाल भी बाका नहीं कर सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। ये कहते हुए ही राजीव अब धीरे से खड़ा होता है और अब वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और अब वो उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर शीला और दमयंती थी। यहाँ महेंद्र अभी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि महेंद्र ने ये देख लिया था कि राजीव आज अपने कितने गुस्से में है, क्योंकि राजीव का गुस्सा आज उसकी चरम सीमा पर है। इसलिए राजीव गुस्से में कोई भी गड़बड़ ना करे, इसलिए महेंद्र भी अब उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है कि भाई शांत हो जा, देख राजीव थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लो। अब महेंद्र की ये बात राजीव को साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए अब राजीव वहीं पर खड़ा होता है और अब पीछे मुड़ते हुए अब वो महेंद्र से कहता है, वहाँ मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और तुम महेंद्र मुझे कह रहे हो कि मैं शांति से काम लूं। अरे तुम ही बताओ ना कि मैं कैसे शांति से काम ले सकता हूँ। जिस बाप की बेटी खुद जिंदगी और मौत के बीच हो, जो एक खुद अपनी पता नहीं उसकी जिंदगी अब आगे है भी या नहीं, क्या पता वो अपनी आखिरी सांसें गिन
रही हो तो बताओ ना, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? क्या मेरे पास अब शांत होने के लिए क्या कोई रीजन है? मैं इन दोनों की ही जान ले लूँगा अब तो, क्योंकि अब मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जिस तरह से कल यहाँ पर आलिशा सब कुछ इनको कह के गई थी, तो अब तो इन्हें पूरी तरह से डर ही हो गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इनके बारे में असलियत पता चल जाए। इसलिए अब आज ही इन दोनों औरतों को मैं अपने हाथों से ही परलोक के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अब इन दोनों का सच में बहुत ही हो गया है। अब मुझे किसी से कुछ भी जानने या सुनने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर राजीव गुलेरिया का गुस्सा अब इतना बढ़ चुका था कि अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि महेंद्र यहाँ पर बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वो राजीव को कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने से रोक ले जिससे कि उसे बाद में पछताना पड़े, लेकिन राजीव गुलेरिया था कि वो तो बस अभी भी अपने गुस्से में ही था।